नमस्कार। मैं मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। शोध अभिवृत्ति की इस कक्षा में आज हमें शोध की विशेषताओं के अंतर्गत एक चर्चा करना है कि शोध की विशेषताएं कौन कौन सी। यद्यपि इसके पूर्व की कक्षा में हमने शोध की विशेषताओं के अंतर्गत तो जाना था वो वस्तुनिष्ठता के बारे में जाना था। फिर निश्चयात्मकता के बारे में जाना, निश्चयात्मकता की आवश्यकता, महत्व के बारे में जाना और कठिनाइयों के बारे में जाना। आज हम आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं शोध का तीसरा लक्षण, तीसरा गुण, तीसरी विशेषता अगर है तो वह है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जिसके पास है तो मान के चलिएगा उसके पास सब कुछ है। जिसका विश्वास ही नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। ये अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह स्थिरता और सत्यापनशीलता को प्रस्तुत करती है। देखिए, विश्वसनीयता से स्थिरता आती है, सत्यापनशीलता भी आती है। उदाहरण के स्वरूप अगर हम समझें कि सटीक स्रोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते तथा त्रुटिपूर्ण स्रोत इसकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। अनुसंधानकर्ता को शोध में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह आंकड़े आधिकारिक स्रोतों से, प्रामाणिक स्रोतों से, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप शोध कार्य करें तो शोध कार्य के मध्य में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। क्या विशेष ध्यान रखना है? जो भी आप एविडेंस दें, क्योंकि इसमें ये बात कही गई है एविडेंस की। एविडेंस से तात्पर्य यह है कि आप जो भी रेफरेंस नंबर डालें अथवा आप जो भी संदर्भ लिखें, फुट नोट में लिखें अथवा एंड नोट में लिखें शोध कार्य में, तो फुट नोट और एंड नोट को आप समझते होंगे कि नहीं समझते? फुट नोट और एंड नोट समझते हैं क्या? यस सर। हाँ समझ। फुट नोट, चलिए फुट नोट समझते हैं, जो उसी पेज पर पृष्ठ के नीचे डाले जाते हैं। जैसे कि आप, ये बुक है, ठीक है ना, ये श्लोक अगर हमने कहीं से लिखा है तो यहाँ एक नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ इसमें नंबर डले हैं, साइड में नंबर डलेगा और इसका जो प्रमाण है, एविडेंस है, वो इस लाइन के नीचे एक लाइन खींचना है आपको पेज के लास्ट में और यहाँ एक नंबर डालना है, ठीक है ना। और एक नंबर में आपको रेफरेंस जो लिखना है, जहां से आपने लिया है, जिस ग्रंथ से लिया है संदर्भ, उस ग्रंथ का नाम, उस ग्रंथ के कर्ता अर्थात लेखक का नाम, फिर ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित है या संपादित है तो संपादक का नाम, लेखक है तो लेखक का नाम। अब ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित है वो प्रकाशन हमें भी लिखना होता है। आप लोग एक काम बस सीख लीजिए शोध कार्य के दौरान, अगर आपको विश्वसनीयता बरकरार रखना है। इसमें देखिए, इस पुस्तक में यहाँ पर लिखा है प्रकाशक, यहाँ लेखक का नाम है, यहाँ पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के नाम को आपको लिखना है, फिर आपको लेखक का नाम लिखना है या संपादक का नाम लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है प्रकाशक का नाम। प्रकाशक के नाम के बाद आपको उसका ईयर लिखना है, लिखना है वर्ष, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। तो आपको देखो, इसके पीछे, इसके पेज के पीछे इस पे लिखा हुआ है कि किस सन में प्रकाशित है,
तो ये यहाँ पर पूरा संधि दिया है उन्होंने, इसमें हर पुस्तक में दिया होता है। इसी का पेज कवर पे बाद जो मुख्य पुस्तक के अंदर वाला कवर होता है वहां भी दिया रहता है, और उस कवर के पीछे वाले हिस्से पर भी दिया रहता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को अगर अपना शोध प्रबंध प्रामाणिक करना है, प्रामाणिक लिखना है, तो ये मानो कि आपको अपने शोध ग्रंथ में एविडेंस जो आपको देना है, रेफरेंस जो आपको देना है, वो प्रामाणिक हो। मुख्य रूप से हम अगर देखते हैं शोध प्रबंध को लिखने में आप जिन स्रोतों का प्रयोग करें, वेबसाइट का प्रयोग करें, वो स्पष्टतया आपको शोध प्रबंध में लिखना पड़ेगी, तब आपका शोध प्रबंध प्रामाणिक माना जाएगा। सबसे पहला विश्वसनीयता क्यों आवश्यक है? तो शोध की प्रामाणिकता के लिए, या शोध में प्रामाणिकता आए, इसलिए विश्वसनीयता में प्रामाणिकता का बहुत बड़ा रोल है। जब तक हमारे अंदर विश्वसनीयता रहेगी, जब तक आपका सब्जेक्ट प्रामाणिक होगा। अगर आपके द्वारा दिया गया रेफरेंस भी प्रामाणिक नहीं है, तो एक बार उसको पुनः खोज लें, कहीं और किसी ने वह बात लिखी हो। तो प्रामाणिकता शोध में प्रमाण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जितने अधिक प्रमाण उतना अच्छा शोध माना जाता है। जितने अच्छे आप एविडेंस दे सकें, प्रमाण दे सकें, तो उसके लिए प्रामाणिकता, जैसे कि संदर्भ ग्रंथ सूची आपकी सही हो। दूसरी बात हम अगर आपको बताएं, शोध में प्रामाणिकता के लिए, अंजलि जी समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, शोध की प्रामाणिकता के लिए ऋषिका समझ में आ रहा ना? हालांकि ऋषिका ने तो ऋषिका ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया था, तो उसको मालूम है, उसने एमए किया है यहीं से एकलव्य यूनिवर्सिटी से, तो उसे मालूम है कि किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर भी कई बार हम चूक जाते हैं, तो इसलिए मैं फिर से बात पुनः बता रही हूँ, ठीक है ना? आप लोग कहीं चूके ना, बहुत अच्छे से आपको शोध कार्य करना है संपन्न, क्योंकि अगर आपका शोध कार्य, शोध प्रबंध अच्छा लिखा जाएगा, तो ये मान के चलिएगा कि उसमें आपकी प्रामाणिकता झलकेगी। दूसरा लक्षण जो बताया कि मौलिकता, क्या? मौलिकता, ठीक है, ये दूसरा लक्षण। लेकिन प्रामाणिकता के लिए आपको एक बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना है कि शोध कार्य आपका मौलिक हो। क्या हो? मौलिकता से मौलिकता से मतलब समझते हैं आप लोग? मौलिकता का तात्पर्य ये है कि आपने कहीं से चुराया ना हो, चोरी ना की हो, किसी का कॉपी ना किया हो। पता चले कि आपने किसी, आपके सब्जेक्ट की कोई थीसिस आपको मिल गई, तो आपने पूरा उठा करके मैटर डाल दिया। अरे भाई, सामने वाले की थीसिस का प्रयोग केवल आपको समझने के लिए करना है कि लिखा कैसे जाता है, वाक्य संरचना कैसी होती है। तो ये सारी चीजें आपको मौलिकता में ध्यान रखना पड़ेगी। मौलिकता में अगर आप ये बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, साहित्यिक चोरी का अथवा नकल का, तो उसमें आजकल सॉफ्टवेयर बन गए हैं। जितने भी थीसिस हैं वो सब इनफिलिप शोध गंगा की वेबसाइट पर डले हुए। आप सभी को जितने थीसिस पढ़ना हो, वो इनफिलिप शोध गंगा की वेबसाइट पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो शोध गंगा की वेबसाइट पर जाएं, विजिट करें, इनफिलिप ज्ञान कोश अथवा इसके साथ जैन कोश और ई पुस्तकालय, ई लाइब्रेरी, इन प्लेटफॉर्म्स का आप उपयोग कर सकते हैं अपने थीसिस में। अगर कोई ग्रंथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो उन ग्रंथों का उपयोग आप वहां से देख सकते हैं, लैंग्वेज समझ सकते हैं, भाषा समझ सकते हैं।
भाषा आपकी होगी। आप भले ही किसी ग्रंथ में से लिखें, लेकिन उसमें भाषा आपकी आना चाहिए। जैसे कि किसी में पुस्तक में लिखा कि मैं एकलव्य विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं, मैं एमए का छात्र हूं। अब इस वाक्य को आप कैसे लिखेंगे? यद्यपि सारे जगह एक जैसा लिखा हुआ है, वो एकलव्य का छात्र है, आप पीएचडी के शोधार्थी हैं, तो आप क्या लिखोगे कि मैं इस विभाग का, तो नकल पकड़ी जाएगी, उसमें क्या मौलिकता झलकेगी? देखिए, आपको वाक्य संरचना करना है। वाक्य संरचना को आप किस प्रकार से बदल सकते हैं? किस प्रकार से? इसमें बताया गया है कि आप उसी बात को कह सकते हैं कि मैं एकलव्य विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग का या हिंदी विभाग का, जैन और प्राकृत विभाग का या अन्य विभाग का विद्यार्थी हूँ। मैं एमए की कक्षा उत्तरार्ध में पढ़ता हूँ। अब बात तो वही था, देखिए, लेकिन आपने भाषा शैली चेंज कर दी, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर शब्दों को पकड़ेंगे। प्लैगरिज्म, जिसको हम बोलते हैं साहित्यिक चोरी। अगर आपकी थीसिस में 10% से अधिक, अगर आपकी थीसिस में साहित्यिक चोरी पकड़ी गई कि आपने गूगल से मैटर उठा करके उसमें शिफ्ट कर दिया है, या आपने प्रोजेक्टर अन्य वेबसाइट्स का उपयोग करके उसको एज इट इज कॉपी करके वहां डाल दिया, तो आपका प्लेगरिज्म पकड़ा जाएगा। प्लेगरिज्म माना जाएगा साहित्यिक चोरी। आप आज इंटरनेट पर सर्च करना कि प्लेगरिज्म क्या है, प्लेगरिज्म की पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें आप क्या करना, सर्च करना। कहाँ से करना है सर्च? बताइए कहाँ से करना है? हाँ? बताइए भैया कहाँ से सर्च करना है? इन फिलिपनेट शोध गंगा की वेबसाइट पर जाकर के आप वहां देखें, और आप YouTube पर जाकर के आप प्लेगरिज्म को चेक करें कि प्लेगरिज्म क्या है। इस प्रकार से आप अब देखें कि यहाँ जहाँ हमने बात की मौलिकता की, तो मौलिकता का कार्य मतलब ये होता है कि आपने खुद मेहनत करके इस शोध को लिखा है, शोध प्रबंध बनाया है, रिसर्च की है, ये मेरा मौलिक कार्य है। आप गर्व से बोल सकें कि आपने मौलिक कार्य किया। आज जो मार्केट में चल रहा है उस तरीके का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, फिर आपके शोध का और आपकी डिग्री करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कम से कम शोध की डिग्री, पीएचडी की उपाधि आप लोग अपनी मेहनत से लें, ये बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो शोध की विशेषता है वो एक तो प्रामाणिकता है और मौलिकता। अब जिसमें मौलिकता होगी उसमें प्रामाणिकता अपने आप आ जाएगी, जिसमें मौलिकता और प्रामाणिकता होगी उसमें विश्वसनीयता अपने आप आ जाएगी। तो विश्वसनीयता ये बहुत बड़ा गुण है शोध का। अब हम बात करें ज्ञानात्मकता की। क्या सर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? ज्ञानात्मकता की, लास्ट में ज्ञानात्मकता की, ठीक है ना? तो ज्ञानात्मकता कैसे आएगी? आप लोग समझते जाएं बस विषय को भी। अभी श्रवण करना सीखें, जितना श्रवण करेंगे उतनी ही आपके अंदर ज्ञान भरेगा, ठीक है ना? उस बात को आपको समझना है। अब हम बात करें ज्ञानात्मकता। ज्ञानात्मकता में होता क्या है? देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि उद्देश्य है, शोध के उद्देश्य हैं, शैक्षणिक उद्देश्य हैं। इन शैक्षणिक उद्देश्यों में ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है, नॉलेज।
सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज की। अगर विश्वसनीयता आपको बताना है, विश्वसनीयता आपको शोध प्रबंध में लाना है, तो आपका नॉलेज पावरफुल होना चाहिए। आप कोई बात लिखें तो लोग उस बात को पढ़ें और उसमें दिखे कि शोधार्थी के अंदर ज्ञान है और उसने इतने ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद इस चीज को लिखा है, जिससे आपका ज्ञान शोध कार्य में दिखना चाहिए और जिसका ज्ञानात्मकता जिसमें रहेगी, निश्चित है उसके अंदर बोध भी उत्पन्न होगा। बोध का तात्पर्य क्या है? ये समझने के स्तर को बोध कहते। समझने के यह स्तर बोध अर्थात अर्थ को समझने की क्षमता रखता है। कई लोग लिख तो अच्छा लेते हैं लेकिन निरर्थक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निरर्थक। आपकी पूरी शोध की मेहनत बेकार न चली जाए, आप इसलिए अपने शोध निर्देशक से परामर्श लेते रहे, उन्हें अपना वर्क दिखाते रहे। होता क्या है, जैसे कि मैंने वेदों का विषय किसी को दे दिया तो पता चला कि उस व्यक्ति ने कम से कम 600-700 पेज लिखा। कितने पेज लिखा? 600-700 पेज। लेकिन शोध के लिए जो उपयोगी है उसमें से मुश्किल 250 पेज है। उसमें से 500 पेज की मेहनत आपकी बेकार हुई कि नहीं हुई? बताइए। तो आपको ऐसी मेहनत करना है कि एक दिशा में मेहनत करना है। अगर आपको एक दिशा में मेहनत करना है तो आपके लिए वो बोधात्मकता उत्पन्न करना होगी। आप और बोध कब आएगा लेखन का? जब आप गुरु और शिष्य परंपरा का पालन करेंगे, तब आपको ये बोध उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं। तो जिसको हम बोलते हैं, अब बात आती है उपयोग की। जब आपका बोध अच्छा होता है तो निश्चित वस्तु का उपयोग भी अच्छा लगता है। उपयोग से तात्पर्य यहाँ पर कहना चाहिए कि उसको पढ़ने में उसका ध्यान अच्छा लगता है। पुस्तक अगर रोचक हो, ग्रंथ अगर रोचक हो, तो पाठकों का पढ़ने में वह रुचि बैठती है। जैसे कि आप लोगों ने शायद चाचा चौधरी और साबू की कॉमिक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है। पढ़ी है ना? तो अपने जमाने में हमने तो ये सारी चीजें देखी हैं, सीखी हैं। तो जिसमें उस कहानी में रोचकता आती चली जाती है, तो उस रोचकता के कारण, क्योंकि जो कहानी है या जो आप लिख रहे हैं, इसका उपयोग क्या है? उपयोग से एक तो सामाजिक उपयोग क्या रहेगा, दूसरा आपका लेखन में ध्यान कैसा रहेगा, ये सब ज्ञानात्मकता के अंतर्गत आता है। फिर उसका विश्लेषण क्या होता है? फिर उसका विश्लेषण। तो जो विश्लेषण होगा ज्ञानात्मकता के अंतर्गत, जब आपके शोध कार्य में प्रामाणिकता होगी, मौलिकता होगी, ज्ञान होगा, बोध होगा, उसका उपयोग सही होगा, तो निश्चित है विश्लेषण तो अपने आप अच्छा होगा ना। विश्वसनीयता क्यों आवश्यक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, महत्व बता रहा हूँ इसका। फिर बात आती है परिशुद्धता की। अब आपने इतना सारा मैटर लिख लिया, 500 पेज 700 पेज आपने लिख लिए, और अब वह शुद्ध नहीं है, कहीं मात्राओं की गलती है, त्रुटिपूर्ण है, कहीं एक मात्रा बढ़ रही है, कहीं एक मात्रा घट रही है, और कहीं वाक्य विन्यास, जो आप वाक्य बना रहे हैं तो वाक्य में तारतम्यता होना चाहिए। तो परिशुद्धता के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि वाक्य की संरचना कैसी हो, वाक्य हम किस पक्ष में, किस संदर्भ में, कहाँ कथन कर रहे हैं, तो यहाँ कथोपकथन का ज्ञान हो तो उससे परिशुद्धता आती है। तो शोध में वर्णित जितना विषय है वो सारा का सारा विषय परिशुद्ध हो।
तभी विश्वसनीयता जागृत होगी, अन्यथा आपके शोध में विश्वसनीयता नहीं आएगी। ठीक है ना। तो ये इसके बाद बात आती है शोध अधिगम। कौन सा अधिगम? शोध अधिगम। शोध का अधिगम। अधिगम का तात्पर्य है, यहाँ पर ऐसा किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अधिगम से तात्पर्य अध्ययन करने से है। क्या करने से है? अध्ययन। अध्ययन करने से। अब बोध के अलग अलग स्तर भी होते हैं। क्या होते हैं? बोध के अलग अलग स्तर होंगे, जैसे बुद्धि का परीक्षण, उपलब्धि का परीक्षण, संवेग, अभिक्षमता, अभिरुचि और व्यक्तित्व। ये सब वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। अब हम देख रहे हैं शोध अधिगम। अध्ययन करने में जो अंतः क्रिया होती है, जो स्वतः मार्गदर्शन निकलता है और गुरु के मार्गदर्शन को पा करके फिर उस पर चलना, संकल्पी भूत होना। कई बार क्या होता है, शोधार्थी आधे ही मार्ग में थक जाता है, अब मुझे शोध कार्य नहीं करना। क्या नहीं करना? वहां उसकी विश्वसनीयता डोल जाती है, उसका विश्वास डोल जाता है। अधिक कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका विश्वास डूब जाता है। क्या होता है? जिनका विश्वास डोल जाता है। इसीलिए जो विश्वसनीयता है, उस विश्वसनीयता को हमें समझना पड़ेगा। और विश्वसनीयता के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का कि जो अधिगम है, अंतः क्रिया है, मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन में, अध्ययन में, अंतः क्रिया में, चरित्र में संकल्प शक्ति जो है, वह सारी की सारी संकल्प शक्ति आपको बना करके रखना पड़ेगी। तो शोध का जो अधिगम है, शोध का अध्ययन है, शोध ग्रंथों का जो अध्ययन है, उस अध्ययन में आपके लिए सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है कि अपना संकल्प कैसा रखें? दृढ़ रखें। कितनी भी समस्याएं आए, शोध में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी ग्रंथों की उपलब्धि नहीं हो पाएगी, तो कभी गुरु आपके समय पर ना मिल पाए, हो सकता है उनसे संपर्क ना हो पाए, हो सकता है आपके द्वारा लिखा हुआ मैटर चेक ना हो पाए। तो बहुत सारे, आपको कहना चाहिए समस्याएं तो आएगी ही। पता चले जब गुरु बुला रहे हैं आपको, तो आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हो। आखिर क्यों? अब इसके बाद में जो संकल्प शक्ति है, यहाँ संकल्प शक्ति ही आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगी। शोध में विश्वसनीयता की आवश्यकता इसलिए है कि शोधार्थी को संकल्पवान होना पड़ेगा। जब तक वह दृढ़ संकल्पी नहीं होगा, तब तक उसके शोध का अधिगम और शोध का उद्देश्य वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वसनीयता इसका गुण है। और विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए संकल्प का होना अनिवार्य है। जब तक आपका संकल्प शुभ नहीं होगा, जब तक आपका संकल्प शुभ नहीं होगा, तब तक आप वह शोध कार्य नहीं कर पाएंगे ढंग से। अब यहां पर जो बात आई, विश्वसनीयता की जो प्रसंग चल रहा है, तो इस विश्वसनीयता को और बढ़ाने के लिए मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली। देखिए, मूल्यांकन में होता क्या है, हमें अपनी कमजोरी को देखना है, असफलता का पता लगाया जाता है। होता क्या है, सुधारती में अत्यधिक उत्साह है बड़ा हुआ होता है कि मैं ज्ञानी, जो मैंने लिखा, जो मैंने खोजा, जो आई एम समथिंग वाली बात है, अगर ये आई एम समथिंग उसमें है, तो ध्यान रखना उसके शोध में पक्षपात होगा।
क्योंकि वो अपनी अहम की पूर्ति के लिए लिखेगा। तो इसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए समय समय पर, और इसीलिए यूजीसी ने नियम रखा है प्रत्येक 6 माह में आपकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होगी विश्वविद्यालय में, गाइड के पास, विभाग के पास, जो विश्वविद्यालयों के नियम हो। तो हर 6 माह में आपको अपना प्रगति पत्र इसीलिए भरवाया जाता है, इसलिए भरवाया जाता है कि आपको अपनी कमियों का पता चल सके। आप अपने रिसर्च गाइड के पास बैठ करके मूल्यांकन की जो पद्धति है, मूल्यांकन की जो प्रणाली है, उस असफलता का पता लगाएं, उसके कारणों पर आप विचार करें। लेखन और प्रस्तुति की कमियों का अभिज्ञान इससे होता है। जो लेखन है और प्रस्तुति है, देखिए लिखना एक अलग बात होती है और प्रस्तुति एक अलग बात होती है। क्या? लिखना एक अलग बात होती है और प्रस्तुति एक अलग बात होती है। तो जो लिखने की पद्धति है और जो प्रस्तुति है, दोनों में अंतर होता है। देखिए कई लोग, कई शोधार्थी ऐसे होते हैं जो बोल अच्छा लेते हैं, लिख नहीं पाते। होंगे ऐसे कई शोधार्थी, ठीक है ना, जो बोल तो अच्छा लेंगे लेकिन लिख नहीं पाते। कुछ शोधार्थी ऐसे होते हैं जो लिख अच्छा लेते हैं लेकिन प्रस्तुति नहीं दे पाते। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी लेखन की कमियों का भी पता लगाना है और हमें अपनी प्रस्तुति का भी पता लगाना है। तो लेखन की जो कमियां हैं, उन कमियों का पता कब चलेगा शोधार्थी को? कब पता चलेगा शोधार्थी को? जब वो उसके कारणों पर विचार करेगा, उसके रीजन को समझेगा, उनके कारण पता लगाएगा कि इस लेखन को हमें ऐसे लिखना था, इस वाक्य को हमें ऐसे लिखना था और इस वाक्य को हमें ऐसे नहीं लिखना था। इस बात का पता तभी चलेगा जब आप अर्थात शोधार्थी अपने शोध निर्देशक के पास उसको दिखा करके लाएगा। कई बार शोधार्थी गलती कर देता है कि महीनों महीनों तक वह अपने निर्देशक के पास अपनी विषय सामग्री लेकर के नहीं पहुंच पाता। तो उसे अपनी लेखन की कमियों का पता कैसे चलेगा? जब लिखने में ही कमी है तो प्रस्तुति क्या देगा? क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट डिसाइड होता है, आरडीसी के पहले आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्यिक शोध की समीक्षा या शोध समीक्षा करके आपको पूरी फाइल बना करके आपको जमा करनी होती है। तो आप उस सर लेखन की कितना पेज का पद्धति, फाइल बनाना होता है सर? लेखन की पद्धति को समझें और लिखने के लिए आपको एक प्रोफार्मा बताया जाएगा और आपको एक रोड मैप दिया जाएगा विश्वविद्यालय के द्वारा। समय आने पर आपको सारी बातें बताई जाएंगी। अब आप देखिएगा कि ये तो लेखन की बात हो गई, फिर प्रस्तुति की बात कैसे करेंगे? प्रस्तुति से तात्पर्य ये है कि प्रस्तुति में आपके लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको रिसर्च, रिसर्च, बार बार सर्च करना। क्या करना? बार बार सर्च करना। आप जब तक बार बार सर्च नहीं करेंगे, बार बार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको वह प्रस्तुति नहीं आएगी। तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के क्षणमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। ये बात हमारे भारतीय नीतिकारों ने ये कही है कि रस्सी जब एक स्थान पर बार बार आवागमन होता है रस्सी का, तो
वहां निशान बन जाते हैं, वो निशान छोड़ देता है। तो इसी प्रकार से चाहिए शोधार्थी को कि शोधार्थी भी क्या करे, बार बार पेज पलटाए, बार बार ग्रंथों का आलूडन करे, बार बार ग्रंथों का स्वाध्याय करे, बार बार अनुशीलन करे, बार बार अनुचिंतन करे, बार बार उन ग्रंथों का, आपके संबंधित ग्रंथों का अनुप्रेक्षण करे। जब तक वह ग्रंथों को नहीं देखेगा अपनी विषय सामग्री से संबंधित, उसके शोध कार्य में प्रामाणिकता, विश्वसनीयता नहीं आएगी। आपको उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना अनिवार्य है। और स्वाध्याय करना इसलिए अनिवार्य है कि आप जब तक, जैसे जैसे आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, आपकी बुद्धि प्रखर होगी, आपके सोचने की क्षमता, सोचने की क्षमता भी प्रखर होगी। अतः यहाँ पर जो बात कही जा रही है, की जा रही है कि असफलता मूल्यांकन प्रणाली से असफलता का पता लगाया जाता है, उनके कारणों पर विचार किया जाता है, लेखन और प्रस्तुति की कमियों का अभिज्ञान होता है, अभिवृत्ति, समस्या समाधान और सृजनात्मकता भी इससे ही आती है। अर्थात शोध की अभिवृत्ति, समस्या का समाधान और सृजनात्मकता, तो ये सब विश्वसनीयता के लक्षण है। और जिनमें मौलिकता है सो विश्वसनीयता है, जिसमें प्रामाणिकता है सो विश्वसनीयता है, जिसमें ज्ञानात्मकता है तो विश्वसनीयता है, जिस शोध में परिशुद्धता है सो विश्वसनीयता है, जिसमें शोध अधिगम दिया गया सो विश्वसनीयता है, जिसकी मूल्यांकन पद्धति और मूल्यांकन प्रणाली अच्छी है सो उसमें विश्वसनीयता है। तो इस प्रकार से हमने आज विश्वसनीयता के बारे में जाना कि शोध की विश्वसनीयता क्या होती है। अब हम शोध की विशेषताओं के अंतर्गत जानेंगे वैधता। शोध की वैधता, शोध में वैधता, या जो शोध का एक लक्षण है वैधता, वैलिडिटी, उस वैलिडिटी के बारे में हम चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। इस प्रकार आज आपको विषय समझ में आया होगा। अगर आपको विषय समझ में आया है तो आप इसे शेयर अवश्य करें लोगों तक। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य।